हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक नया मॉक टेस्ट, जो कि रहने वाला है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6। ठीक है जी। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट भी आपके कंडक्ट हो चुके हैं, जो कि लेटेस्ट जो हमने सीरीज चलाई थी उसकी बेस के ऊपर थे। आज आपका रहने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 6। तो देखते हैं आज का लेवल भी आपका थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। आपके एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन ही होंगे। बस आपके 2-3 दिन बचे एग्जाम के लिए। अब ज्यादा आपको वीडियोस नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं, जितना हमने पढ़ा है भाई आपकी तैयारी वेस्ट हो चुकी है। ठीक है। तो ज्यादा मॉक टेस्ट भी अब मैं नहीं लेकर आऊंगा। अब मैथ का है तो हो सकेगा पॉसिबल तो एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपकी जितनी तैयारी हुई है ना मेरे दोस्त, इनफ है भाई वो। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा भाई। ठीक है। लैंग्वेज में कभी मत घबराना। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहा है, आज कई और जितनी पीपीटी है जो मैंने सेट नहीं की, ये किसी से करवाई गई है ड्यू टू सम रीजंस यार, तभी कल की वीडियो भी नहीं आ रही थी। तो चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है, देखो। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बाय वी इन ए बिजनेस इतनी की है भाई। ए और वी ने ना इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो कितनी है, 14:15 है। ओके जी। आगे उन्होंने कहा एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2:5 है। हाउ मच मनी, हाउ इफ ए इन्वेस्ट द मनी फॉर 3 मंथ्स देन हाउ मच मनी वी इन्वेस्ट करता है। ठीक है। हमें पता है सर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट की इन्होंने रेशियो दे दी है, कितनी है, 2:5 है। हमें बतानी है टाइम की जो रेशियो होगी वो क्या होगी। बस सिंपल सी बात है। मेरे दोस्त, कभी भी आपने ऐसा पढ़ा होगा मेरे से, तो मैं बहुत बार बताता हूँ क्या करना है आपको। बेसिक से नहीं जाना हमें कि भाई 14:5 से हम एक्स एक्स मान के चले, फिर आगे 2:5 प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट अगर आपको टाइम की रेशियो चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना, 2 को ले आओ आप ऊपर, 2 को आपने ऊपर ले आओ और इसकी मल्टीप्लाई जो आपने करवानी है ना, इस 15 से करवानी है। ये 15 ले आना आपने नीचे, इंटू 15 यहाँ बन जाएगा। सेम एज इट इज 5 को आप अगर ऊपर ले आओगे तो 5 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई करवाओगे आप इसी 14 के साथ। तो 2 इंटू 15 आपके पास कितना बन जाएगा, 30। और रेशियो 5 इंटू 14 कितना बन जाएगा, 70। 30:70, 0 0 काटूंगा, 3:7 मेरे पास क्या आ जाएगी, टाइम की रेशियो आ जाएगी, 3:7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ए और बी की रेशियो है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, अगर ए ने इन्वेस्ट किया किसी मनी को 3 मंथ्स के लिए, तो आपको पता चल गया क्या, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 मंथ है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 मंथ होगी। तो हाउ मच पूछा है, बी ने इन्वेस्ट कितने मंथ के लिए किया होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 मंथ है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 मंथ। तो 7 मंथ ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है। आपको सबसे पहले मिडिल वाली अगर रेशियो निकालनी हो टाइम की बगैर, तो आपको निकालना समझ आ गई। मैंने ये लिखा 2 इंटू 15, आपने नहीं लिखना है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आपको अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, आगे मैंने आपको पहले बताया आपके जो लेटेस्ट पैटर्न विच जो है मॉक टेस्ट है, वो आपके इस टाइम चल रहा है मॉक टेस्ट नंबर 6। बट आपको अगर प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, 60 डेज 60 मैराथन की, वो इसी चैनल के ऊपर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको पहले भी मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं। जैसे ये वाला मॉक टेस्ट नंबर 1 है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है, ये नीचे भी मॉक टेस्ट है। ऐसे 6 मॉक टेस्ट और भी कंडक्ट हुए हैं यहाँ पे। तो टोटल आज के मॉक टेस्ट को डाल के ना 12 मॉक टेस्ट आपके मैथ के ही सिर्फ सिर्फ एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे आपके वीएलडब्ल्यू के ऊपर रहेंगे भाई। इतना आपको पेड बैचेस में भी सेक्शनल वाइज कोई नहीं मॉक टेस्ट करवाएगा। और इन्हीं 12 मॉक टेस्ट को अगर आप करके चले जाते हो ना मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले दिन से ही ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, 18 के 18 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। पता है, 18 के 18। ये नहीं मैं कह रहा कि 18 वैसे तुम 15 अटेम्प्ट करोगे, नहीं, आप 18 के 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे भाई। हर एक टाइप को ना मैंने कवर किया मॉक टेस्ट में। तो बस जितना जल्दी हो सके ना ये पुराने मॉक टेस्ट भी देख लो भाई। ज्यादा पुराने नहीं है, 9 महीने पहले जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तब मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे। और ये स्पेशली है भी आपकी जेकेएस वीएलडब्ल्यू के ऊपर, ये स्पेशल लिखा भी है यहाँ पे कि जेकेएस भी वीएलडब्ल्यू के है, ये केसेस भी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के। तो आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो कर लेने हैं ध्यान से। बच्चे बहुत देख रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट भी आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो भी आप जाके देख लेना इसको, ताकि आप मैथ में एटलीस्ट एक भी नंबर ना गवा पाओ। आपको पता है रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, कंप्यूटर स्ट्रांग हो चुका है, इनके नंबर तो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बाकी ये इंग्लिश गलती मत करना, इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना। जीके जीएस जितनी आपको आगे आती होगी ना, उतनी ही दूसरे को आती होगी भाई। जीके जीएस ऐसे नहीं है कि सभी को, किसी को ज्यादा आएगी किसी को कम आएगी। तैयारी आपकी अच्छी हुई है, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आपका पेपर जो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा भाई। ठीक है, इजी भूल जाओ, और इजी मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आए।
अगर आपका पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता ना, मैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इतनी बात की गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि आपको तैयारी उस लेवल की करवाई है मैंने। तो बस जिस दिन एग्जाम होगा पैनिक होके नहीं जाना, एग्जाम सेंटर आपको पता चल गए हैं। जिन बच्चों ने जो अपना स्कूल होगा जो कॉलेज होगा वो नहीं देखा मेरे दोस्त, एक दिन पहले जाके देखा उसको कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ताकि आपको अगले दिन जिस दिन एग्जाम होगा आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, तो टाइम से पहले चले आना, 10:30 से 11:40 तक अगर आपकी एंट्री है तो मैं कह रहा हूँ 10 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह होती है, टाइम लग जाता है वहां पे। तो अपने एग्जाम देना मेन फ्री ऑफ होके, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में आ जाना, कुछ भी मजे से देना, जितना आपने तैयारी की है सिलेक्शन के लिए इनफ तैयारी है भाई वो। ठीक है, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि जीकेएसएसबी का ही एग्जाम है ये। तो पैनिक नहीं होना, टाइम आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, बस जो आपका मैथ और रीजनिंग है इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले 1 आवर में ना आपको जीके जीएस कंप्यूटर और इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, ये नहीं है कि जो गलत नहीं आते होंगे वो भी अटेम्प्ट करो, नहीं, उनको स्किप करना है आपने। बस 1 घंटा आपका चला जाएगा, फिर आपने मैथ और रीजनिंग को अपना टाइम देना है, फिर वापिस से अपना पेपर जो है वो देखना है आपने, सारे के सारे एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चन जो है वो होंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, उसके बाद हम लाइव भी आएंगे, देखेंगे कितना कट ऑफ रहा आपका कितना नहीं, उसी दिन डिसाइड करेंगे, अटेम्प्ट भी आपके देखेंगे। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आज आप निकाल दो। चलिए, जो मैं क्वेश्चन ये सेट करवा रहा हूँ ना, ये जो मतलब जे स्पेशली जो जेकेएसएसबी को पढ़ाते हैं ना टीचर, उनसे सेट करवाए हैं, क्योंकि वो भी हमारे ऑफलाइन बैचेस में है। जैसे मैं बैंकिंग वालों को करवाता हूँ, वो जेकेएसएसबी के वालों को करवाते हैं, तो उन्हीं से मैंने ये मॉक टेस्ट आपका सेट करवाया है पूरा का पूरा। अच्छे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना। क्या कह रहा है देखो, एक इसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, 12 टूलो छोड़ो यार, मैं 12 12 ही बोलूंगा, उसमें कंफर्टेबल हूँ मैं। ए किसी काम को करता है 12 दिनों में, ठीक है, वेयर एज बी किसी काम को करता है भाई साहब 15 दिनों में, और विद द हेल्प ऑफ सी दे आल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 5 दिनों में खत्म करते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ ना तो कितना होता है, एलसीएम इसका आ जाएगा 15 का 4 गुना 60 पे जाके जो मिल जाएंगे, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 12 को 5 से, 15 को 4 से और 5 को 12 से आ जाएगा मेरे पास क्या, इनका एलसीएम आ जाएगा। क्या पूछा है इन्होंने, इफ दे गेट ₹6,000 फॉर सेम वर्क, अगर उनको 6,000 रुपये मिलते हैं वही काम करने के लिए, तो आपको बताना है फाइंड द शेयर ऑफ सी इन दैट, सी का शेयर क्या होगा। चलो बता दो भाई। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक अकेला किसी काम को करता है ना, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 की है। अगर बी अकेला करता है उस काम को, उसकी इफिशियंसी 4 की है। मतलब ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की। तो अगर सी भी आ जाएगा तो कह रहा है 12 यूनिट हो जाता है, मतलब ए और बी से ही सिर्फ 9 यूनिट आ रहे हैं, टोटल 12 यूनिट, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी भाई, 3 यूनिट होगी। इतनी सी बात आपको क्लियर है, ठीक है सर। पूछा गया, अगर वो कह रहा है कि अगर उनको ना, इफ दे गेट ₹6,000 फॉर सेम वर्क, मतलब टोटल उसको काम करने के लिए उनको मिलता है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया मिलता है टोटल कितने यूनिट काम को करने के लिए, 12 यूनिट काम को करने के लिए, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी। तो 12 यूनिट काम करने के लिए इनको 6,000 मिलता है। इन्होंने पूछा बताओ सी को कितना मिलेगा, सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है भाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। 3 से इसको काटोगे 4 बार में, और 4 से तुम इसको काट लो मेरे भाई 15 बार में, 1500 आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। आज तो मेरे पास भाई, मैं आपके सामने आज क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, मैंने पहले रीड तक नहीं किए जैसे क्वेश्चन, और ज्यादा समय के बाद लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा एक दो दिन का गैप आया भाई, थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, आंखें नहीं बैठ रही है लैपटॉप पे। 3 पे आ जाते हैं एवरेज के ऊपर क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट रह गए थे ना वो सारे के सारे इस मॉक टेस्ट में हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 12 मॉक टेस्ट आपके जो है इस चैनल पे कंडक्ट हो गया है मैथ के, बस वो देख लो यार। आपने तो मतलब नए वाले तो सारे देखे होंगे, पुराने भी देख लेना, ताकि पूरा का पूरा आपका पेपर कवर हो जाए, और विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पास करके चला गया होगा मैं, 1 घंटे की वीडियो ऐसे नहीं हो जाती 18 क्वेश्चन के ऊपर, तो थोड़ा टाइम लगाया उन क्वेश्चन पे, इसलिए समझ के जाना सारे। चलो, ये क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना जेके एसएसबी के एग्जाम में प्लस एसएससी के एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये, और एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है।
पहला मैंने बता दिया, कोई नया मेंबर आता है जाता है वो भी सिखा दिया आपको। अब ये बचा था एक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, ये भी सीख लो। क्या कहता है कि एवरेज ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 32, मतलब 40 के 40 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है मेरे पास 32 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड द नेक्स्ट 16 इज 20, फाइंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको करेंगे वेटेड एवरेज से, मतलब कि हमारे पास एक आ गया डाटा और एक मेरे पास आ गया क्या, एवरेज। डाटा और एवरेज की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा है कि पहले 15 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है ना वो 16 है। ठीक है जी। पहले 15 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है वो कितनी है सर, 16 है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 16 की एवरेज जो है वो मेरे पास 20 है। और फाइंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, तो बचे कितने, 15 और 16 कितने हो गए, 31 हो गए, 40 टोटल थे तो 9 बच के, उनकी एवरेज कितनी है, x है। इन्होंने कहा जो टोटल 40 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है ना वो 32 है। ऐसे इसने कह दिया इन टोटल इनकी क्या है, 32 है। जी होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट बेसिक से नहीं करना है, एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ऐसे आप उड़ा सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है मेरे दोस्त, कि जो ओवरऑल से जो एवरेज आ रही है ना इनकी अलग अलग की, वो कितनी कम है। 32 से अगर मैं 16 देखूं तो वो कितना कम है भाई, वो तो -16 कम है सर, ठीक है। और वो 16 कितनों में कम है, 15 डाटों में, तो इंटू मल्टीप्लाई 15 कर दूंगा, ठीक है। 20 जो है वो 32 से कितना कम है, आपको अगर 12 कम है तो -12 वो कितनों में कम है, 16 में कम है, 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इन दोनों की वजह से जो कमी आई ना वो 9 एवरेज लाके उसको पूरी करेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस में आ रहा है तो कमी आ रही है। इन दोनों जो बेवकूफों की वजह से वो कमी आ रही है ना, वो अकेला 9 जो है वो इनकी कमी को पूरा करेगा। कमी कितने की आ रही है, 16 इंटू 15 अगर मैं कर लूं तो वो मेरे पास कितना हो जाता है, आपके पास हो जाएगा ये 15 का 10 गुना 15, 15 का अगर मैं स्क्वायर कर लूँ 225, और 15 240, ये बच जाएगा मेरे पास 240, और माइनस इसको कर दूं मैं मल्टीप्लाई, 16 दो गुना 32, 160, और 32 92, 192 मेरे पास ये बन जाएगा। टोटल से कितना बन गया मेरे पास, 2 और 9 4 13, और एक 4 432 मेरे पास बन चुके हैं। अब जो 432 की जो कमी आई है ना वो किसने पूरी करनी है, अब वो करेगा 9 यूनिट पूरी, जो 9 है, 9 जो डेटा है वो पूरी करेगा इसी कमी को। मतलब अब ये 432 है ना ये 9 लोगों में बांटा जाएगा, तो इसको प्लस में कर दूंगा क्योंकि ये कमी आई थी, 9 जो है वो इसको पूरी करेगा प्लस में लाके। तो 9 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में 36 और 8 बार में 72, 48 बार टाइम्स में ये कट जाएगा। पहली ओवरऑल एवरेज थी वो 32 थी, प्लस अब एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है जो 48 एक्स्ट्रा 9 लाएगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए, तो वो मेरे पास क्या होगी, बची हुई की एवरेज होगी। वो क्या आ जाएगी, वो मेरे पास 0 और 4 80 मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझ आया ऐसा कॉन्सेप्ट की नहीं आया, कॉन्सेप्ट था क्या, ध्यान से सुनना। मतलब ऐसा क्वेश्चन देगा आपको कि 15 लोगों की एवरेज 16 है, 16 की 20 है, बचे हुए 9 की एवरेज कितनी है, कि ओवरऑल एवरेज 32, आपको ये बतानी है, ठीक है। सिंपल सा देखना, ओवरऑल एवरेज से इनकी एवरेज कितनी कम है। मैंने देखा 32 में से अगर मैं 16 निकालूंगा 16 बचेगा, और 32 में से 20 निकालूंगा तो 12 बच जाएगा। 16 जो बचा वो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 15 से करवा दूं और 12 की मल्टीप्लाई 16 से करवा दूं इनके डेटा से, तो मेरे को ओवरऑल जो कमी है ना वो निकल के आ जाएगी, वो हो रही है मेरे पास 432 की। यही 432 की कमी जो है वो 9 पूरा करेगा तो ये 9 लोगों में बांटी जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आ गया मेरे पास 48, 48 जो आया वो 32 में ऐड करूंगा तो नई वाली जो जो 9 लोगों की एवरेज थी वो मेरे पास निकल के आ जाएगी 80। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लूं, अगर आपको नहीं समझ आया होगा थोड़ा सा, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मैं अब तक कंसेप्ट समझाने का, और आज मैं समझा भी नहीं पा रहा, मेरे जितना लग रहा है। देखो, हम ऐसा ले लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, हम इसका ले लेते हैं एवरेज, ठीक है। ध्यान से समझना अब इस बात को। डेटा और एवरेज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 लोग हैं हमारे पास, 4 लोगों के पास एवरेज कितनी है, 3 है। 2 लोग हैं मेरे पास, 2 लोगों की एवरेज कितनी है, 1 है। 8 लोग हैं, 8 लोगों के पास एवरेज कितनी है, 5 है। और बचे हुए 6 लोग हैं, उनके पास एवरेज एक्स है, कि टोटल ओवरऑल जो एवरेज है ना हमारे पास वो 6 यूनिट है। ठीक है, समझ आ गई आपके पास। ऐसा हम कुछ भी क्वेश्चन मान लेते हैं अपने एंड से, ताकि हम आपको समझा सके। क्या था कि 4 लोग थे, उनके पास एवरेज 3 थी, 2 थे उनके पास एवरेज 1 की थी, 8 थे उनके पास 5 की थी, और 6 उनके पास एक्स की थी। ओवरऑल 6 थी, आपको बतानी है 6 के पास जो एवरेज एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। 6 से हम देखेंगे 3 कितना कम है सर,
3 यूनिट कम है। 6 में से 3 निकालूंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 इंटू 4 करूंगा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, वो भी -12 होगा क्योंकि कम है। ठीक है, 6 से में से 1 निकालूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 की कमी कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू 10, माइनस आ जाएगा मेरे पास 10, माइनस 5, 6 में से 5 आ गया, मतलब 1 की कमी, 1 की कमी कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, 1 इंटू 8 करूंगा तो -8 आ गया। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। इनको की ओवरऑल कितनी कमी आई मेरे पास, 22 और 8, 30 की कमी आ गई। सर ये 30 की जो कमी आ रही है वो कितने के ऊपर आ रही है, ओवरऑल 6 के ऊपर तो आ रही है ना, तो 6 के ऊपर आ गई। 6 से अगर मैं काटूंगा इसको कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, मतलब एक्स्ट्रा जो 5 यूनिट है वो कौन लिख कर आएगा, वो 6 लिख कर आएगा। तो 6 तो ओवरऑल थी हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो 6 में +5 ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका 11 आंसर आ जाएगा एक्स का। ठीक है, आपको जस्ट ऐसे ही निकालना है जो भी क्वेश्चन आए। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज इक्वल टू द लॉस इंक्लूड बाय ऑन द सेलिंग ऑफ द आर्टिकल इतना है। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वाज सोल्ड एट रुपीज इतने का। चलिए, ऐसा क्वेश्चन, हर एक टाइप आपकी अलग है। क्या कह रहा है, देखो जो प्रॉफिट है ना सेलिंग किसी आर्टिकल को करने के ऊपर ₹8,800 का, वो इक्वल है किसके ऊपर, लॉस के ऊपर। उसी आर्टिकल को अगर मैं बेचूंगा इतने के ऊपर। ठीक है, मतलब कि अगर सेंटर में मेरे पास आ जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आता है बड़े वाला सेलिंग प्राइस, मतलब जहाँ जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो, और ये यहाँ वाला आता है छोटा वाला सेलिंग प्राइस जिसमें हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा हो। समझ आई मेरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा हो। अगर मैंने बड़े सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचा तो मतलब 880 के ऊपर बेचा मैंने, ठीक है, और दूसरा जिसके ऊपर लॉस हो रहा है 7200। इन्होंने एक बात कही, क्या कही कि इन्होंने कहा जो लॉस और प्रॉफिट है ना वो बराबर है, मतलब अगर यहाँ पे भी रेशियो 1 है तो यहाँ पे भी 1 रेशियो में ही होगा, ये बराबर होगा मेरे पास। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। बोल रहे हैं व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतने का, ये बात की बात है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, इन दोनों के बीच की जो गैप है ना वो कितना है वो चेक करूंगा मैं। तो 72 से 88, 16 का 1600 का गैप है। ये जो 1600 का गैप है ये कितने यूनिट के ऊपर है, ये तो 1 + 1 2 यूनिट के ऊपर है। मुझे इन वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की, तो 2 से काटूंगा इसको 8 बार में, 800 आ जाएगा। चाहे इसमें 7200 में अगर मैं 800 ऐड कर लूं तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या 8800 में से अगर मैं 800 निकाल दूं तो तब भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 7200 में 800 जोड़ूंगा तो मेरे पास 8000 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो लूं मैं, कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास 8000 है और वो कह रहा है अगर मैं उस आर्टिकल को सोल्ड करूं 9600 रुपए में, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, बस इतनी सी बात। तो बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, ठीक है, और अगर आप इसको काटना चाहोगे तो 80 और 16, 16 से अगर आप काटना चाहोगे 5 बार में, 16 से कटेगा 6 बार में। 5:6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 की चीज को 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू आप 100 करोगे तो आपके पास 20%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ आ गई। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जब वो कहेगा कि लॉस जो हो रहा है वो प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है, आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, आपने डिफरेंस लिया कितने यूनिट का है वो आपको समझ आ गया। कभी एक बार क्वेश्चन ऐसा चेंज भी कर सकता है, वो क्या कहेगा कि जो लॉस हो रहा है ना वो 2 गुना है किसके, प्रॉफिट के ऊपर, तो यहाँ 2:1 आ जाएगा। जब आप डिफरेंस लोगे आप उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर आप जो किसी एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो उसमें से माइनस कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखते हैं। देयर वॉज 29% ऑफ ऑन बैग, ए लेडी वॉट ए बैग एंड गो 30% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, शी पेड रुपीज, इतने पैसे वो पे करती है, व्हाट वाज द प्राइस टैग ऑन द बैग। जी आपको बताना है, बताओ। सक्सेसिव भी लगा सकते हो, जो लगाना है मैं बताओ। तो मैं कह रहा हूँ सिंपल वे में क्या करो, मजा आएगा। क्या है कि उस जो बड़ वाला
प्राइस टैग जो है ना बैक का, वो हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। उसको क्या हुआ, उसको पहले 29% का डिस्काउंट मिला, मतलब वो टोटल चीज जो थी वो अपने आप में 100% थी। 29 का अगर मैं डिस्काउंट करूंगा, 100 में 29 माइनस करूंगा तो 71 आ जाएगा, इतने में बेची गई होगी, ठीक है। दूसरे टाइम उसको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, मतलब वही चीज अपने आप में 100% थी, 13 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 87 मेरे पास आ जाएगा। और उसको बेचा गया कितने के ऊपर, 617.7 को मैं उड़ा के नीचे ले आऊंगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। पॉइंट को मैंने उड़ाया, नीचे आ गया मेरे पास क्या, 10 आ गया। एक जीरो से ये जीरो मेरा चला गया। अब सारा का सारा खेल किसका है, आपका मल्टीप्लाई कटिंग का है सारा का सारा। तो देखो मेरे को जितना लग रहा है ना, सीधा सीधा अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, 71 और 87 को, ये मेरे को इस टर्म को पूरा का पूरा काट देगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैंने देख लिया ये कट रहा है। फिर भी अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो करवा सकते हो। 71 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है 87 से, मैंने सीधी सीधी बात करवाई। क्या करना है आपको, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करवानी है ना, डायरेक्ट करो। 7 1 जा 7, आप लिखोगे 07। 7 8 जा कितना होता है 56, आपने लिख दिया 56। अंतर आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो 7 7 49 इंटू, जब आप 8 8 1 जा 8 आ जाएगा, 49 में प्लस 8 8 करोगे 57 आएगा आपके पास। 57 आ गया आपके पास, चलिए। 7 जहाँ 6 5 11 जहाँ और 6 1 1 7 आ गया। देख रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या आ रहा है, 6 1 7 7 आ रहा है, जो कि प्रॉपर इस टर्म को काट देंगे। काट लिया सर, काट लिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10,000 मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देख रहे हो, तो ऐसे करते हैं, किसी दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना हो आसानी से, ऐसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास, बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताना, क्या रहा क्या नहीं। अगर और पॉसिबल हो सकेगा तो डेफिनेटली एक और मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा मैं। पर मैथ के लिए मेरे को लगता है इनफ हो चुके हैं भाई, ठीक है। अब तो लाइव मिलेंगे आपसे आकर एग्जाम वाले दिन, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पर्सन है इन्वेस्ट करता है ₹12,000 और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 सालों के लिए टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट इतना ऑन ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। आपको क्या बताना है यार, आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो बता दो ना, बता सकते हो कि नहीं। 12,000 वो इन्वेस्ट करता है 7 सालों के लिए टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ इतना, ओके, बता दो। तो देखो, मेरे को पता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा मेरे पास। चलो ये भी छोड़ो, मुझे पता है अमाउंट किसके इक्वल होता है, पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा ना। अमाउंट क्या कितना है, उसने कहा 20400, ओके। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है। इन दोनों को माइनस करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो 12,000 में से 20,400 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ गया सर, ठीक है। मेरे को फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या है, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। हमने कहा जी सर होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 8400 है, ओके। प्रिंसिपल कितना है, 1200 000 है। रेट हमें पता नहीं, टाइम 7 साल है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, काट लो ना आगे, क्या परेशानी है, ठीक है। तो कट जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है। 12 का 7 गुना करूंगा तो 84 होता है, जे 84 भी चला गया, यहाँ पे बचे सिर्फ एक जीरो। और वही जीरो वन जब वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो रेट इज इक्वल टू 10% आपके पास आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात तो थी नहीं, आपने आसानी से उड़ाया होगा। आ जाते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ज्योमेट्री है, क्या क्या निकल रहा है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ट्रेपीजियम है PQRS नाम की, ओके। मान लेते हैं हम, हमारे पास एक लाइन टेढ़ी बन गई, टेढ़ी बन गई, टेढ़ी बन गई, चलता है। लो, हमारे पास एक P है, Q है, R है और S है। एक उसके नाम की एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ठीक है जी। PQ जो पैरेलल है वो SR के, हाँ जी मालूम है।
PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ओके जी, आ गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर का, एंड SR जो है वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। आपको पता क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। आपको क्या पूछा है पता है क्या, डायगोनल्स के मिड पॉइंट, मतलब कि आपसे ये पूछा है इसके डायगोनल जो होंगे ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, मतलब कि आपको ये और ये पॉइंट्स की आपको दूरी पूछी गई है, ये पूछा गया। तो बताओ, अगर आपने ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा होगा ना तो बता सकते हो आसानी से, ठीक है जी। तो आप उसके बारे में आसानी से बता सकते हो। तो आपको मैं थोड़ा सा ट्रेपीजियम का ना ओवरव्यू देता हूँ, ज्यादा बेसिक से नहीं जाएंगे, उसका ना थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम रखेंगे ज्यादा। ट्रेपीजियम क्या कहती है हमारे पास, ट्रेपीजियम के ऊपर ना क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD नाम की, ठीक है जी। अभी तक अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो यहां से आप ट्रेपीजियम का सब कुछ सीख कर जाओगे, और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ABCD नाम की दो ट्रेपीजियम ले ली मैंने, ठीक है। एक आपको ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि यहां से डायगोनल से जब आप जाओगे, लाइन सेगमेंट्स करोगे, आपके ये दो पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो मालिक कितना होगा ये बता दो। दूसरा वो पूछ लेता है कि कोई भी दो पॉइंट्स है, कोई भी दो नहीं, मिड पॉइंट्स है शायद, हम मिड पॉइंट्स अगर पूछ लेगा आपको तब भी आप बता सकते हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दो चीजें पूछता है, वो क्या, जब आप डायगोनल से लाइन सेगमेंट करते हो, दो पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हो, आपको ये बतानी है। दूसरा वो पूछेगा दोनों साइड्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। हम इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई। चलिए, इन दोनों की आपको वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात होती है, अगर आप इस फिगर में अगर आप जानना चाहोगे एक्स वाई की वैल्यू, तो वो क्या होती है, ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय 2 होती है। और इस वाले में अगर आप जानना चाहते हो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय 2 होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई, बस रटने के लिए याद रख लो। बेसिक से अभी समझाने का टाइम नहीं है, भला इनके बेसिक्स होते हैं यार पूरे पूरे, उससे आप समझ सकते हो। हमेशा जब भी ट्रेपीजियम के बारे में पूछेगा तो ये चीज पूछ लेगा कि डायगोनल से ये डिस्टेंस बनेगा ये वाला, या ये पूछ लेगा साइड से अगर ये डिस्टेंस बनेगा आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। मिड पॉइंट से बनेगा भाई, ठीक है, समझ आई। साइड के वो क्या बोलेगा, मिड पॉइंट से। अगर डी ए और डी का जो मिड पॉइंट है एक्स है, और बी और सी का मिड पॉइंट जो वाई है, इनके बीच का अगर जो लाइन जो ड्रा करेंगे, अगर हम मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो इन इसकी दूरी क्या होगी ये आपसे पूछेगा। समझ आ गई दो चीजें, क्या, जब वो डायगोनल के मिड पॉइंट से दूरी पूछेगा और दूसरा वो ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट से दूरी पूछेगा, तो वैल्यू फार्मूलाज ये है। ठीक है जी, ये दो फार्मूला आपके पास है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख के रख देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये वाला आपको दो, कलर चेंज करना पड़ेगा, जे वाला आपको पूछेगा फार्मूला ये वाली, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। मिड डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो ये मैं x मान लेता हूँ, ये मैं y मान लेता हूँ। मैंने आपको एक्स वाई का फार्मूला पढ़ाया, क्या था वो, वो था मेरे पास ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी मीन्स की पी क्यू है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है 14 माइनस 8 किया डिवाइडेड बाई 2 कितनी है, तो वो जो कि हमारे पास कितना आ चुका है मेरे दोस्त, 6 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 3 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है जी, समझ आई मेरी बात, बताओ। दो चीजें मैंने आपको बता दी, क्या, कि अगर डायगोनल के मिड पॉइंट से वो कहेगा लाइन ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट की मेरे को वैल्यू बताओ, आपने ए बी माइनस ए डी डिवाइड बाय 2 लगाना है। और वो कहेगा अगर साइड की मिड पॉइंट से आपको अगर लाइन सेगमेंट की वैल्यू बताना पड़े तो आप क्या करोगे, ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय 2 करते हो। एक और कॉन्सेप्ट है मालिक, अगर इतना खर्चा हो ही गया ना तो एक कॉन्सेप्ट और सीख कर चले जाओ यार, आधा अधूरा बाकी क्यों छोड़ना है। एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेपीजियम का, वो क्या है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या, ए है, वी है और सी है और डी है, ठीक है जी। अगर ये पॉइंट्स हमारे मिड पॉइंट ही ना हो तो, ठीक है,
अगर ये पॉइंट्स हमारे मिड पॉइंट ही ना हो तो सपोज दैट कोई ऐसे पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई ये की मिड पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। इनकी रेशियो दे दी है, सपोज करो 3:4 में ये डिवाइड हुए हैं और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10 है, ये मेरे पास 7 है। तो मेरे पास एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है जी। वो क्या होगी ये आपको बतानी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कि यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी जो कि मिड पॉइंट से नहीं हुई है, ऐसे ही लाइन हमने ड्रा कर दी है। हमारे पास ये इनकी रेशियो जो दे देगा वो क्या दे देगा, m/n दे देगा। नीचे वाले की वैल्यू दे देगा a, ऊपर वाले की वैल्यू दे देगा v, और ये लाइन को नाम दे देगा x और y। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू पूछी जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है यही आपको बतानी है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हमेशा जो क्या होती है, m जो है ना वो नीचे आके मल्टीप्लाई करता है और n जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, मतलब कि ma प्लस nv डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये इसका फार्मूला होता है। तो ट्रेपीजियम के सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए। सेम एज इट इज अगर आप इसको निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप देखोगे 3 × 10 करोगे 30 प्लस 7 × 4 करोगे 28 डिवाइडेड बाय m प्लस n ही तो करना है आपको, 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक है जी। और 30 40 50 58 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास ये होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यही थी, ऐसे निकालना है, यही सारे कॉन्सेप्ट थे, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अगर एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा मिड पॉइंट से तब भी आप फार्मूला बता सकते हो, अगर वो डायगोनल के मिड पॉइंट से कहेगा तब भी बता सकते हो, अगर बिना मिड पॉइंट के कहेगा तो यहाँ पे वो रेशो दे देगा, जैसे 3:4 दे दी है, तब भी आप बता सकते हो, ठीक है जी। तो टोटल ट्रेपीजियम आपने सीख लिया, यही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ट्रेपीजियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, देखो एक क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा ट्रेपीजियम क्लियर करवा दिया मैंने। तो आएगा अगर ऐसा कुछ एग्जाम में तो इन्हीं से आएगा। सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का, ए रेशियो भी दिया 2:3, सी रेशियो भी दिया 5:5a/3b, आपको बताना है देन 2c/5d कितना होगा, बताओ। इसमें बच्चे गलती करेंगे जितना मेरे को लगता है, ऑप्शन भी ऐसे है। सो अपना आंसर इसमें निकालना, देखना देखना चाहता हूँ कि आपने गलती की है कि नहीं की है। सिंपल सी बात है, क्या पूछा गया आपको, 2c/5d की रेशो पूछी गई है, किसकी, 2c/5d की रेशो पूछी गई है, ओके। इन्हीं की रेशो पूछी है, ठीक है। तो c क्या है हमारे पास, c जो है वो 5 × a है, और a कितना है, 2 है, मतलब 5 × क्या है मेरे पास, तो 10 है कि नहीं है बताओ। तो सबसे पहले 2 आ गया मेरे पास, ये c के साथ लगा हुआ 2 ये आ गया, c की वैल्यू क्या है 5a है, मतलब 5 × a कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है। नीचे आ गया 5, डी की वैल्यू कितनी है 3b है, मतलब इंटू 3, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जे मेरे पास आ गया, ठीक है जी। तो आ गया मेरे पास, चलिए 5 से 5 को काट दूंगा मैं, तो 2 × 2 = 4 और डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 9, 4:9 मेरे पास इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, इजी क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 9, two chords है AB and CD of a circle intersect at O if CO is equal to 4 सेंटीमीटर। ओके ओके, यहाँ से भी आप एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे भाई। देखो हमारे पास एक सर्कल है ऐसे करके, इन्होंने कहा है टू chords AB and CD of a circle intersect at O, मतलब एक है मेरे पास AB नाम की कॉर्ड, ए यहाँ पे B यहाँ पे, और एक है हमारे पास CD नाम की कॉर्ड, सी जहां पे डी जहां पे, इंटरसेक्ट करती है सर्कल को किस पॉइंट के ऊपर, ओ के ऊपर, ठीक है। इफ सीओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओडी इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू, ए बी पूरा का पूरा, ए बी पूरा का पूरा, ए बी 8 सेंटीमीटर है, मतलब सपोज कर लो अगर एओ मेरे पास एक्स है ना, तो ओ बी कितना होगा 8 - x होगा, ठीक है जी, ये बात भी क्लियर है हमें। देन व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉलर अमंग एओ एंड ओ बी, ठीक है जी। इसकी हमारे हमें क्या पूछी है, लेंथ पूछी है, और वो भी किसकी, जो स्मॉलर होगा इनमें से, ठीक है। ए और ओबी में से जो भी स्मॉलर होगा उसकी लेंथ पूछी है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, यहां से भी आप एक ना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे, और वो ही मैं आपको सिखा देता हूँ। टाइम बेशक वेस्ट होगा भाई, पर सीख कर जाओ यार, एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट इस ही टाइप से आएगा इसकी गारंटी होती है।
तो वो टाइप सीख कर जाओ आप, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक और सर्कल है, मेरे पास एक और सर्कल है। हाँ, ये मानता हूँ ये सर्कल नहीं बन रहा मेरे से, बट सर्कल मान सकते हो आप इसको, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, ऐसी एक कॉर्ड होती है, ऐसे करके, क्लियर, ए बी नाम की और सी डी नाम की, इंटरसेक्ट करती है जो, ठीक है। दूसरी क्या होती है, ऐसे करके बाहर जाती है मेरी, ए से बी और सी से डी, और ये मिलती कहाँ पे आके पी के ऊपर, और ये भी कहाँ पे मिल रही है, पी के ऊपर। तीसरा केस ऐसे होता है कि ये यहां से टेंजेंट बन के टच करके जाती है, और यहां से ये आती है अंदर से, राइट, ऐसे करके। तो वो क्या आ जाता है मेरे पास, ए पी, और ये मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को सी, और इसको मान लेता हूँ मैं डी। क्लियर है इतनी सी बात, चलो ये भी क्लियर होगी। इनमें से जो होगी ना वैल्यू, जो रेशियोज कैसी इक्वल होगी, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ही लाइन में क्या कौन कौन है, ए है, और उसी लाइन में बी भी है, ठीक है। इजिकल टू का साइन डाल दो, उसी लाइन में सी है, और उसी लाइन में कौन है, डी भी है। डन। चलिए, ओके। इसमें अगर मैं बात करूं, ए बी एक ही लाइन में है, इजिकल टू सी डी एक ही लाइन में है। चलिए, ये भी बात आ गई। और इसमें कौन है, ए तो अकेला है, इजिकल टू सी और डी एक ही लाइन में है। जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, चलो ठीक है। बचा कौन बीच में, पी बचा ना, तो क्या करना है, पी की बस शादियां करवानी है एक एक बार सभी के साथ, ठीक है जी। पी पहले एक बार ए के साथ शादी करेगा, इंटू बी के साथ शादी करेगा, इंटू सी के साथ शादी करेगा, इंटू डी के साथ शादी करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास एक बेहतरीन, एक अच्छा सा फार्मूला बनकर आ जाता है बाहर। ये ज्यादा ही ट्रिक रखने की, याद इसको मतलब याद रखने के लिए ट्रिक है ये ऐसी सी, कि जब भी ऐसा एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं, तब जो पी ए इंटू पीबी जो होता है वो पीसी इंटू पीडी के बराबर होता है। बस आपने तीनों को एक ही लाइन के ऊपर जो है उनको एक साइड रखा, जो दूसरे एक लाइन के ऊपर है उनको अलग साइड रखा। सेम एज इट इज यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो ए और बी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है, इजिकल टू सी और डी भी एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है जी। तो पी क्या करेगा, वापिस से काम ही उसका साथ ये करना है, पहले ए के साथ करेगा, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, और फिर डी के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आपका एक बेहतरीन फार्मूला बनकर निकल के आ गया। अब इस केस में क्या है भाई साहब, इसमें एक ही लाइन के ऊपर सिर्फ ए ही है, बी तो है नहीं, बट पी का काम क्या है, इजिकल टू उस साइड भी दो शादियां कर रहा था, इजिकल टू लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड दो दो शादियां कर रहा था। तो यहाँ तो पी के साथ सिर्फ एक है, बी तो है नहीं, तो ए से ही ये दो बार करेगा, मतलब पी ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे पीसी इंटू पीडी जो है मेरे पास बनकर निकल आ जाएगा, ये इसका फार्मूला है। तो क्वेश्चन तीन टाइप से आता है इसी पैटर्न के ऊपर, जहां तो वो कहेगा इसके अंदर से कॉर्ड बन रही है, या जहां तो एक टेंजेंट बना के बाहर से जा रही है, ऐसे करके। तो वो आप जो जैसी भी आपकी डायग्राम बनेगी ना, तो इनके ये फार्मूले बन जाएंगे। इसको रटने की मैंने ट्रिक दे दी, बस यही है, पी को शादियां करवानी है भाई। इजिकल टू के इस साइड भी दो दो बंदों के साथ करेगा, इस साइड भी दो बंदों के साथ करेगा। जैसे यहाँ देखा इसने सिर्फ ए ही था, बी तो था नहीं, तो ए से इसने दो बार कर ली, ए स्क्वायर बन गया। डन। तो ऐसे इस क्वेश्चन में देख लो आप भाई, ओ है, तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, तो फार्मूला क्या होगा मेरे पास भाई, ओ ए इंटू ओ बी इजिकल टू ओ सी इंटू ओ डी। यही तो चीज है, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ क्या है, ओसी। तो ओसी को देख लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कलर चेंज करने का बड़ा वो है। देखो, तो मैं क्या कहूंगा, ओसी इंटू ओडी जो है ना मेरे पास, वो क्या है, ओ ए इंटू ओपी है। यही बात है कि नहीं है, इसमें यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। ओसी की वैल्यू कितनी है, 4 है, इंटू ओडी की कितनी है, 3.75 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 15/4, वो भी तो 3.75 ही होता है ना। सिंपल सी तो बात है। इजिकल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एक्स है, इंटू ओबी की कितनी है, 8 - x है। बस इतनी सी तो बात थी, 4 से 4 को काट लो, यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया भाई। 15 आ गया, इजिकल टू x इंटू 8 - x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, वरना भाई आपकी सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन अगर आप 3 को उठाते हो, तो 3 को जहां पे रखोगे, 8 - 3 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन से कर लेना आगे, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बना लेना। 10 पे आ जाते हैं, टाइम काफी वेस्ट हो चुका। 10 क्वेश्चन क्या कहते हैं, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीस इतना आफ्टर गिविंग टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ रुपीस 800, द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड। यही तो आपको बताना है, बताओ। जैसे भी आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, सारे क्वेश्चन आज नए टाइप के थे,
मॉक टेस्ट 12 कंप्लीट हुए आज के दिन और 12 के 12 से ही क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है देखो, जब भी वो क्या कहता है कि मार्केट प्राइस दिया होगा और उस आर्टिकल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया होगा और वो पूछ लेगा आपको क्या टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा। सिंपल सा एक बात करा करो, क्या मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ना रेशियो ले लिया करो। मार्केट प्राइस कितना है 800, सेलिंग प्राइस कितना है 512 है, बस इनकी रेशियो लो, जितना कम कर सकते हो करो भाई इनको। ठीक है जी, तो देख लो कैसे होगा ये कम। तो अगर मैं इसको 8 से काटूं, क्योंकि मेरे को जी 8 का क्या मिल गया, 8 का मेरे को स्क्वायर मिल चुका है ये। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 54। तो और 8 से अगर मैं इसको काटूंगा 100 इसमें कट जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, चलो ये भी क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और काट सकते हो आप इसको काट सकते हो किससे, 4 से। 54, 54 4 से तो नहीं कटेगा ये, और इससे कटेगा ये आपका 5। 54 थोड़ी होता है, सॉरी यार 64 होता है। मैं अभी ना 8 का स्क्वायर 64 होता है भाई साहब, नॉट ए 54। ठीक है, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 25, और जहां से 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। अब रेशो आ गई, जितना काट सकते थे काट लिया। अब इनका क्या कर लो, अगर तो आपको डबल डबल डिस्काउंट पूछा, मतलब 2 इक्वल सक्सेसिव पूछा तो रूट लगाना। अगर 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट पूछेगा तो क्यूब रूट लगाना। 25 का रूट कितना होता है 5, और 16 का रूट कितना होता है 4। मतलब क्या है आपके पास कि भाई साहब मार्केट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये था, कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का डिस्काउंट दिया 5 के ऊपर, इंटू आपने 100 किया, 20% आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। समझ आई बात, बताओ। अगर बात समझ आ चुकी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस की रेशियो लेनी थी, जितना आप काट सकते थे काटना है। देन आपको कहा गया था 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपने रूट लगा लिया। अगर 3 इक्वल कहता तो आप क्यूब रूट लगाते, और वहीं से आपने क्या किया, वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 11, A is thrice as efficient as B, A takes 24 days less than B to complete a work। ठीक है जी, ये बात कही गई है, देखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इफिशियंसियां दी गई है, ए और बी नाम के बंदे हैं, उनकी इफिशियंसी दे दी गई है। ए की इफिशियंसी क्या है, ए इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी, मतलब ए की इफिशियंसी 3 या बी की 1 होगी। ठीक है जी, और वो क्या कहते हैं कि वो ए जो है वो 24 दिन कम लेता है बी से, जो भी है मतलब। ठीक है, अगर इफिशियंसी की रेशियो जी होती है तो टाइम की क्या होगी, क्योंकि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ये बात आ गई। ठीक है जी, अब ए जो है वो बी से कितना कम टाइम ले रहा है, 2 यूनिट का टाइम कम ले रहा है। यही 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 24 हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, 24 डेज के ऊपर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डेज। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दिन आ जाएगी भाई। ठीक है जी, तो मतलब ए किसी काम को करता है 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में, क्योंकि 12 का 3 गुना ही तो था, 36। ये 12 बी की इफिशियंसी 3 ही तो रही, तो 36 आ गया। इनका हम क्या लेके एलसीएम, जो कि 36 बनता है, 1 से काटूंगा मैं, 3 से काटूंगा, इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है जी, तो टाइम क्या पूछा है इन्होंने, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 36 यूनिट का टोटल काम था, अगर ये दोनों मिलकर काम करते, 3 + 1 4 यूनिट, तो कितने दिनों में काम खत्म होता, 9 दिनों में काम खत्म होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सिंपल क्वेश्चन, 12 पे आ जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना अब तो। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल डेल्ट बी। ऐसे करके एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी नाम की, जो कि राइट एंगल है कहाँ पे, बी के ऊपर। ठीक है जी, इन्होंने कहा है कि डी इज ए पॉइंट ऑफ ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू 12, और डी पॉइंट है ए सी के ऊपर। ओके, सच दैट ए सी ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, और सी डी 16 सेंटीमीटर है। इफ बी डी बाइसेक्ट करता है, अगर बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल एबीसी को, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का क्या मतलब है, जिस रेशियो में इसको काटेगा उसी सेम रेशियो में इसको भी काट रहा होगा। ठीक है जी, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो क्या होगा, वो आपको बताना। इजी क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ, इजी क्वेश्चन है भाई। अगर मैं इसकी रेशियो ले लूं
तो इसकी रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगी, 3:4 बन जाएगी। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जिस रेशियो में इसने ये इसको काटा होगा उसी रेशियो में इसको काटा होगा, मतलब कि अगर हमने अपने वो बहुत बार पढ़ा है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, उसमें क्या कहता है कि अगर ये वाली साइड जो है ना, ये 3 जो है और ये 4 जो है, तो ये वाली साइड भी आपकी 3x होगी, ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी, 4x होगी। सिंपल सी बात है। अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये पूरा का पूरा कितना x होगा भाई साहब, ये 5x की होगी। ये कैसी होगी, ट्रिपलेट लगा के वही, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स लगा के, अगर परपेंडिकुलर 3 यूनिट क्या है, बेस आपका 4 है, तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा, 5 ही होगा, ऑब्वियस 5 सेंटीमीटर का होगा। समझ आई मेरी बात कैसे, वरना आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से जा सकते हो। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। देखो, ये ओवरऑल अगर 5x है, तो इसमें 16 प्लस 12 वो कितना होता है मेरे पास, 16 प्लस 12 28। ये 28 जो है वो 5x की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमें तो टोटल पेरीमीटर ही निकालनी है ना। 5x प्लस 4x प्लस 3x टोटल पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पास, वो कितना बन गया, 12x की वैल्यू निकालनी है। x से x को काट दूंगा मैं, तो आंसर मेरा डेसिमल में आएगा। देख लो, पहले 28 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो 28 56 56, तो 280 56 336 आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड बाय 5 करना हो, हमेशा एक काम किया करो, ऊपर वाली टर्म का 2 गुना करके डेसिमल लगा लिया करो, ठीक है। 366 का अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास 672 आ जाएगा, अगर एक डेसिमल लगाऊंगा 672, 67.2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे भाई। देखो, बेसिक से जब पहला मॉक टेस्ट आया इजी लेवल का था बिल्कुल, उसमें सभी ने अच्छा स्कोर किया। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट बढ़ते गए, आपका लेवल भी बढ़ता गया, और आज मैंने आपको उस लेवल पे खड़ा कर दिया ना कि जहां तक आपका जीके एसएसबी सिर्फ सोच सकता है, पता है, सिर्फ सोचेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है। वो मैंने आपको इस लेवल तक इसलिए पहुंचाया ताकि, क्योंकि मेरे को लगता है पेपर आपका इतना इजी आएगा नहीं जितना लग रहा है, तभी आपको हर एक फेज के लिए तैयार रखें। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ना, इस ऐसे क्वेश्चन में ना सीधा सीधा थीटा पुट कर लिया करो। जैसे इन्होंने कहा थीटा जो है वो किसके बीच में, 90 और 0 के बीच में है, मतलब आप थीटा 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 15 मत लेना, टाइम वेस्टिंग होता है। इन तीनों में से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लो कि थीटा की वैल्यू पुट करने के ऊपर इजिकल टू मेरे पास 0 आ जाना चाहिए बस, ठीक है। देखो, जिक्र किसका है, कॉट और टेन का है। जिक्र है कॉट और टेन का, और कॉट और टेन है, मतलब कॉट 45 पे, टेन 45 पे क्या होता है मेरा, 1 1 आता है, तो √3 तो कभी कटेगा ही नहीं, 45 होगा ही नहीं कभी भी। जहां तो मैं √30 लूं या 60 लूं, चांस तो यही है। अब देख लो, अगर मैं लेता हूँ सबसे पहले 60 डिग्री थीटा, अगर मैं लेता हूँ 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना होता है मेरे पास, √3। टेन 60 डिग्री कितना होगा मेरे पास, √3। ओके, तो कॉट कितना होगा, 1/√3, मतलब 3 × 1/√3 प्लस √3 माइनस 2 √3 इजिकल टू 0। तो 0 बनाना है इसको, क्या बनेगा सच में, तो देखें, तो मुझे पता है √3 को इसमें इससे अगर मैं काटूंगा तो जहां बच जाएगा √3, तो √3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, 2 √3 माइनस 2 √3 इजिकल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरे पास सही था भाई। 60 रखने के ऊपर ही सीधा सीधा मेरे पास क्या होगा, आंसर मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। 14 भी आ जाते हैं। 14 क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज इतना है इफ द एक्सटर्नल, देखो यार, सिलिंड्रिकल पाइप कही है, पाइप मतलब कि आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके पाइप होती है, जिसका मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, रेडियस बाहर वाला भी होता है और अंदर वाला भी होता है। तो देखो, जो मेरे पास बाहर वाला रेडियस होता है सेंटर से, उसे हम क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और जो छोटा वाला अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने, थिकनेस, और जो मेरे पास थिकनेस जो है वो थिकनेस किसकी इक्वल होती है, R - R की, ठीक है। और थिकनेस की वैल्यू भी दे दी है इसने, कितनी, 3 सेंटीमीटर। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, मतलब मुझे यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 12 में से 3 चला गया तो 9 स्टूडेंट, मेरे पास क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 9 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है, ये तो देख लो, लेंथ ऑफ द पाइप पूछी है, वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा हमेशा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मेरे पास पाई इंटू आर स्क्र,
माइनस ऑफ आर स्क्वायर इंटू मेरे पास आ जाता है एच। दोनों आर की वैल्यू है मेरे पास कि नहीं है भाई, है। हाइट, हाइट कहीं कहीं के भी कोई जिक्र, हाइट मैं यहां से निकाल लूंगा, मेरे को क्या पूछी है, लेंथ ऑफ द पाइप ही तो पूछी है। ओके, जहां से मेरे पास लेंथ आ जाएगी। वॉल्यूम देखो कितना दे दिया गया, वॉल्यूम दिया है मेरे पास 3564, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और इसको अंदर वाले को देख लूं अगर मैं, अंदर वाले कहते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो एक बार फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 12 प्लस 9 कितना होता है मेरे पास, 21, 21 आ गया, इंटू 12 माइनस 9 3 आ गया, और इंटू मेरे पास हाइट आ गया। ठीक है जी, अब काटा पीटी का खेल है पूरा का पूरा। ठीक है, 7 से काटूंगा मैं, 3 बार में कट गया, पूरा का पूरा काटा पीटी का खेल है। ओके। हम्म, देखो डेसिमल में कुछ आ नहीं रहा, मतलब डायरेक्ट कट रहा है जो कट रहा है। 5 3 8, 8 और 6 4 10, 8 और 9 19। तो 3 3 3 जा 9, 9 से पूरा का पूरा कटेगा मेरे पास। 9 3 जा 27, और 27 के बाद 3 और 5 8, 86, 86 9 का बार में काटूंगा 81, 54, 6 टाइम से कट गया। ओके, और ये मेरे पास कट रहा है 11 से, अगर मैं काटूंगा इसको 2 बार में, और 11 से मैं इसको काटूंगा 36 बार में। ठीक है दीजिए, अभी कट गया। 2 से इसको मैं काटूंगा कितनी बार में, 18 बार में। तो 18 सेंटीमीटर मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 15% इन 2018, 10% इन 2019, ड्यू टू ए पेंडेमिक इट डिक्रीज बाय 10% इन 2020। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 3 इयर्स। टाइम बहुत हो गया, अभी 15 क्वेश्चन के ऊपर आप स्पीड थोड़ी सी बूस्ट अप करेंगे अब हम। पहले हमें क्या कहा गया, देखो पॉपुलेशन जो टाउन की इंक्रीज हुई 15% से, 15% से इंक्रीज हुई है, मतलब कि 3/20, तो 20 से 23 हो गई होगी, 20 से 23 हो गई होगी। ठीक है, सेकेंड टाइम्स में क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है आप वापिस से आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई 10% से, मतलब 10 से क्या होगी, 11 हो गई। थर्ड टाइम्स में क्या हुआ, थर्ड टाइम्स ये हुआ कि आपका पैंडेमिक की वजह से 10% डिक्रीज हुई, मतलब 10 से 9 हो चुकी है। ठीक है जी, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा वो चेक कर लेते हैं। तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई से गुजरना ही पड़ेगा, 2000 डायरेक्ट जहां से आ जाएगा, और 9 × 23, 7, 207, और 207 इंटू अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, तो 11 की मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है भाई, 207 ही आया, 9 3 27, 7, और 9 2 18, 9 2 20, बिल्कुल 207। 11 की मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, पहले इसको ऐसे एज इट इज रखो, फिर 7 + 0 7 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, और 2 2 7 आ गया, 2277 मेरे पास आ चुके हैं। तो कितना हमारे पास इंक्रीज हुआ, कितनी नहीं, वो आपको बतानी है। तो इंक्रीज सर जो हमें हुई है 277 के ऊपर हुई है, वो भी 2000 के ऊपर, इंटू आपने लिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए आपके। तो काटा पीटी का खेल है पूरा का पूरा वापिस से। ठीक है, तो जीरो को तो बाद में रखते हैं, 2 से आप डिवाइड कर लो, जहां तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं आप, वरना अपना 5 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपल सी बात है। नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा वापिस से 35, 8 3 आ जाएगा, और 10 और 13 1385, और 2 डेसिमल लगा के 13.85 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट 16 पे आ जाते हैं। क्या कहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ बीडी एंड बीसी, एक हमारे पास ट्राइंगल है इस नाम की, ए बी सी डी नाम की, बीडी और सी डी बाइसेक्ट करते हैं एंगल बी एंगल सी को, मतलब कि बीडी और सी डी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे और सी डी यहाँ पे आके ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, ये जहाँ पे ऐसे ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं डी के ऊपर। अगर मेरे पास क्या कहा है, एंगल
बीडीसी है, बीडीसी जो है मेरे पास वो कितना है 135 डिग्री है। आपको बीएसी ही पूछेगा हर बार, थीटा आपको बताना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो थीटा होता है ना और अंदर वाला एंगल जो होता है ये मेरे पास किसके इक्वल होता है 90 प्लस थीटा बाई टू के इक्वल होता है। मतलब ये अगर 90 प्लस थीटा बाई टू अगर मेरे पास 135 डिग्री है, आपसे थीटा की तो वैल्यू पूछी गई है तो बता सकते हो आप 135 वैसे अगर मैं 90 निकालूंगा 45 बच जाएगा, और थीटा बाई टू है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बिना टाइम गवाए अब इसको देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा है साइन का उल्टा, मतलब कोसेक क्या कहता है भाई साहब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो ऊपर वाली 41 है नीचे वाला क्या है परपेंडिकुलर है। अगर आपने मेरे से पढ़ी होगी क्या, जी आप क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो सिंपल सी बात है क्या कह रहा है जी हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं 41 और जो परपेंडिकुलर 9 है। अरे भैया दो कहाँ से आ गया, 9 है। तो ट्रिपलेट आता है 9 40 41 का। ट्रिपलेट सी में हमेशा बच्चों को रटवा देता हूँ कि आपका भाई पाइथागोरस के ऊपर जाने का टाइम ना वेस्ट हो। 9 40 41 का ट्रिपलेट है, वरना आप पाइथागोरस से जा सकते हो नो डाउट। अगर टाइम है तो जाइए भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो देखो क्या पूछा है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी यही आपको बतानी है। चलिए बताइए इसको क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, जी आपको बताना है मेरे को। सो 5 tan थीटा है, 5 आ गया इंटू टेन थीटा मीन्स की टेन क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने हैं 5 है डिवाइडेड बाय 9 है भाई, 5 नहीं है 40 आ गया। इसको काटूंगा मैं 8 से तो 9/8 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि एक पाई चार्ट है, शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 मंथ। 5 मंथ का ये चार्ट दिया गया, अगर आपको ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा ना, जनवरी में ये कहता है 85 डिग्री है भाई साहब, कलर चेंज ओके। जनवरी में 85 डिग्री है, फरवरी में कहता है 45 डिग्री है, मार्च में कहता है 99 डिग्री है, अप्रैल में कहता है ये 54 डिग्री है, मई में कहता है 77 डिग्री है। सभी की सभी आ गई कि नहीं आ गई। अगर ये जनवरी नहीं दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं मैं, 85 डिग्री है, ठीक है। चलो अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड जो हुए हैं वो इन्हीं 5 महीनों में 5400 हुए हैं। इन विच मंथ वाज द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड अबव 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ्स, 25%। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। डीआई में सिर्फ लैंग्वेज में घुमाता है यार, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल सी बात देखो इन्होंने क्या पूछा है मेरे अकॉर्डिंग ना, ये जितना मर्जी दे दे इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर, पाई चार्ट के अंदर जो मर्जी दे दे, मुझे पता है टोटल इसकी जो पाई चार्ट की वैल्यू होती है ना वो 360 डिग्री की इक्वल होती है कि नहीं। अब इसने यही तो कहा कि 360 डिग्री की जो वैल्यू है, इसमें से इन्होंने पूछा है 25% से जो ऊपर ऊपर वाली डिग्री होगी वही बतानी है। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, मतलब डिवाइड बाय मैं 4 करूंगा, जो 4 से काटने के ऊपर वैल्यू आएगी वही मेरे पास ज्यादा होगी, मतलब 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है। 90 से ऊपर जो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो मेरा आंसर होगा। तो 90 से ऊपर मार्च ही है जो 99 दे रहा है, बाकी सभी कम दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर था। बताओ पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी भाई। बच्चे लगे होते हैं कि 5400 दिए, हम क्या करें सभी की सेपरेट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका 25% निकालेंगे ओवरऑल का कि हाँ देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे हाई आ रही है। इतना देखना भाई, आपको डायरेक्ट परसेंटेज का खेल है, डिग्री का खेल है, उसी से चलो। ठीक है, आज के 18 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे आपके सामने, जो कि आपके जीकेएसएस के लिए सबसे बेस्ट था। तो 12 मॉक टेस्ट इस चैनल पे कंडक्ट हो चुके हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा बाहर से नहीं आएगा। अगर अभी भी टाइम है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देखा होगा तो देख लेना, बाकी कमेंट में बता देना कोई एक आधा मॉक टेस्ट और चाहिए होगा तो ला दूंगा भाई, ठीक है। वरना अभी तैयारी आपकी इनफ हो चुकी है, अब तो सीधा एग्जाम के दिन ही पता चलेगा क्या क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।